गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आ जाओ आज की हमारी शीट को डिस्कस करते हैं। देखो, जो शीट का टाइटल था, शीट का टाइटल क्या है? शीट का टाइटल है नॉट फीलिंग माई सेल्फ। नॉट फीलिंग माई सेल्फ का मतलब क्या होता है? सीधा सीधा ही तो कह रहा है नॉट फीलिंग माई सेल्फ। भाई, जैसा मैं हर रोज होता हूँ वैसा मैं आज फील नहीं कर रहा। यानी नॉट फीलिंग माई सेल्फ का मीनिंग क्या होता है कि आज ना आप अलग फील कर रहे हो, यानी ना आप ओके नहीं हो। आप ओके नहीं हो, इमोशनली आप परेशान हो, मेंटली आप परेशान हो, या हो सकता है भाई आप इल हो। तो इसका मीनिंग क्या होता है? टू बी नॉट एज यूजुअल। हर रोज की तरह से आज आप नहीं हो, या तो आपकी तबीयत खराब है, या फिर आपका मूड खराब है, या फिर कोई ना कोई परेशानी है, ये मीनिंग होता है। ठीक है। कई बार किसी को कहना हो तो हम कह भी सकते हैं कि भाई उस दिन मैंने तेरे साथ इस तरीके से व्यवहार किया, उसके लिए सॉरी, बिकॉज एट दैट डे आई वॉज नॉट फीलिंग माई सेल्फ। ठीक है, ये मीनिंग होता है। वैसे इसका मीनिंग बीमार की सेंस में दे दिया जाता है। तो भाई इमोशनली आप ठीक नहीं हो, मेंटली आप ठीक नहीं हो, या फिजिकली ठीक नहीं हो, दोनों ही सेंस में यूज हो जाता है। ठीक है। अब करते हैं, देखो आसान सी शीट थी, काफ़ी आसान थी। क्या कहता है? ड्यू टू हैवी रेन द शिप ड्रोन इन द मिडल ऑफ द ओशन। ड्यू टू दी हैवी रेन, ये पूरा वाई का आंसर है क्या? मैं पूछता हूँ वाई, आप कहोगे ड्यू टू दी हैवी रेन। यानी ये पूरा किसकी तरह काम कर रहा था जी? एडवर्ब की तरह काम कर रहा था। और आपने सीखा भी था सेंटेंस के स्टार्टिंग में कोमा लगा होता है कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो वो कई बार एडवर्ब का काम करते हैं। तो पूछता है वाई, क्यों भाई, क्यों जहाज डूब गया? क्योंकि हैवी रेन्स थी। किसी बच्चे को लगा होगा कि जी रेन्स, तो रेन्स बिल्कुल ओके था, जैसे रेन होता है वैसे ही रेंस भी होता है। जब बहुत ज़्यादा बारिश थी तो उसके लिए रेंस लगा सकता था, लगा दिया। अब देखो एरर कहाँ है? एरर आया द शिप ड्रॉन्ड इन द मिडल ऑफ द ओशन। देखो, जब लिविंग थिंग डूबती है ना, कोई आदमी डूब रहा हो, कोई जानवर डूब रहा हो, जब लिविंग बीइंग डूबे उसके लिए इस वर्ड को यूज़ किया जाता है ड्रोन को। ड्रोन, ड्रोन, ड्रोन वर्ब की सेकंड फॉर्म थी ये। ठीक है, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या थी जी? इसकी फर्स्ट फॉर्म थी ड्रोन। लेकिन ना, जब कोई नॉन लिविंग थिंग डूबती है ना, तो उसके लिए ना हम सिंक वर्ड को यूज़ कर देते हैं। किस वर्ड को? सिंक वर्ड को। और ये पास्ट की वर्ब थी तो यहाँ सेकंड फॉर्म लगानी थी सिंक सैंक। सिंक सैंक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगाना था कि जो जहाज़ था वो डूब गया। अब जहाज़ नॉन लिविंग था तो इस ड्रोन वर्ड को हटा के मुझे क्या लगाना चाहिए था? मुझे सैंक लगाना चाहिए था। वेयर, कहाँ डूब गया? इन द मिडल ऑफ द ओशियन। देखो, इन प्रीपोजिशन द आर्टिकल, मिडल कोई नाउन, और फिर प्रपोजिशन द आर्टिकल, और ओशियन फिर से कोई नाउन। और ये नाउन ऑफ नाउन का केस बना। सीखा था क्या? नॉन लिविंग की पोजीशन नाउन ऑफ नाउन से दिखाई जाती है। लेग ऑफ चेयर हमने सीखा था, है ना? तो वैसे ही तो था। किसका मिडल था? ओशियन का मिडल था। ये एरर था। आगे देखो, आगे क्या कहते हैं? इन हिज ओल्ड एज ए पर्सन इज लाइकली टू गेट मोर वीक डे बाय डे। तो भाई इन हिज ओल्ड एज, अगेन फिर से वही बात, प्रीपोजिशन लगाई, हिज कोई पोजेसिव एडजेक्टिव लगाया, इसके बाद कोई नाउन आया एज, और इस एज के लिए एक और एडजेक्टिव आया, क्या? ओल्ड। आपने सीखा था एक नाउन के लिए एन नंबर ऑफ एडजेक्टिव आ सकते हैं, तो देख लो, एक पोजेसिव एडजेक्टिव लगा दिया, एक सिंपल एडजेक्टिव लगा दिया, पूरा वैन का आंसर था। इन हिज ओल्ड एज ए पर्सन इज लाइकली टू गेट मोर वीक डे बाय डे। ए कोई आर्टिकल, पर्सन फिर से कोई नाउन, ए पर्सन इज यहाँ पर मेन वर्ब बन गई, इज लाइकली टू गेट मोर वीक डे बाय डे। ये 2+B1 है। इस 2+B1 ने, 2+B1 को क्वालिफाई किसने किया जी? इसने किया, हमारी एडवर्ब ने क्वालिफाई किया। नॉन फाइनाइट वर्ब थी, नॉन फाइनाइट वर्ब थी तो एडवर्ब इसको क्वालिफाई करती। ए पर्सन इज लाइकली टू गेट मोर वीक डे बाय डे। और देखो एक चीज़ और सिखाता हूँ, जब भी प्रीपोजिशन से नाउन जुड़ते हैं ना, प्रीपोजिशन से नाउन जुड़ते हैं, जैसे कि पेज आफ्टर पेज होता है, एक सेकंड एक सेकंड, जैसे कि होता है क्या? पेज आफ्टर पेज होता है। तो भाई जब भी इस तरह हो कि एक प्रपोजिशन बीच में हो, उसके आगे और पीछे कोई नाउन हो, एक प्रीपोजिशन बीच में, उसके आगे और पीछे कोई नाउन हो, तो वो नाउन हमेशा सेम फॉर्म में होता है और सिंगुलर ही होता है। यानी डे बाय डे था, डेज बाय डेज होता तो गलत होता। वैसे ही पेजेस आफ्टर पेजेस गलत होता, पेज आफ्टर पेज होता है, क्योंकि प्रपोजिशन जब इन दो नाउन को जोड़ती है बच्चों, तो दोनों सिंगुलर नाउन होते हैं। ठीक है, कर लोगे याद। अब देखो बात क्या है, मोर वीक नहीं यार, मोर वीक नहीं, यहाँ क्या आना था? वीकर आना था। यहाँ क्या आना था जी? वीकर आना था। इन इज ओल्ड एज ए पर्सन इज लाइकली टू गेट
वीकर डे बाय डे। क्यों? क्योंकि देखो भाई ओल्ड एज का व्यक्ति है तो वीक तो वो पहले से ही है, कमज़ोर तो वो पहले से ही है। अब जैसा जितना कमज़ोर आज है कल उससे ज़्यादा ही कमज़ोर होगा, इसीलिए कंपैरेटिव डिग्री लगानी थी और क्या लगाता, वीकर लगाता। ठीक है, एक चीज़ मुझे और सिखाने वाली मिल गई आपको, क्या कि देखो फिर ये कब आता है, ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जी जब एक ही नाउन की दो क्वालिटीज़ को डिस्कस किया जा सके। ये कोई नाउन है, ठीक है, ये कोई नाउन है, ये अपना हर्ष है, इस हर्ष से तो क्लास में हर बार मिलते हैं हम, ये अपना हर्ष है, ठीक है। अब ना इस हर्ष के पास दो क्वालिटीज़ है, क्या क्वालिटीज़ है, एक Q1 है और एक Q2 है। ये इंटेलिजेंट भी है भाई, ये इंटेलिजेंट भी है और ये वाइज भी है, या कह लो ये स्ट्रॉन्ग भी है। अब मुझे ना इसी एक नाउन की दोनों क्वालिटीज़ को जब कंपेयर करना होता है ना, तब हम ऐसा करते हैं, तब हम क्या करते हैं जी, कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं और उसके बाद एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री लगाते हैं। ठीक है, जैसे आपने बहुत बार सुना होगा, जैसे आपने बहुत बार सुना होगा क्या, ही इज मोर वाइज देन स्ट्रोंग। कहता है भाई वो ना ताकतवर तो है ही है लेकिन उससे भी ज़्यादा बुद्धिमान है। अब इसने मोर वाइज लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि दोनों ही खूबी किसकी थी, एक ही नाउन की थी या एक ही प्रोनाउन की थी। लेकिन यहाँ पर बात आई दो खूबी की तो बात ही नहीं कर रहा, एक व्यक्ति की एक ही खूबी की बात कर रहा है। आज ये व्यक्ति ऐसा है, कुछ दिनों बाद और कमज़ोर हो गया, इसीलिए कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पर क्या लगानी थी, वीकर लगानी थी। ठीक है, आगे कहता है डेथ ऑफ हिज ओनली सन मेड मोहन डिसोलेट। भाई डेथ ऑफ हिज ओनली सन मेड मोहन डिसोलेट, पहले में देखते ही एरर मिल गया, क्या एरर मिल गया जी, डेथ। डेथ एक काउंटेबल नाउन है, डेथ एक काउंटेबल नाउन है, डेथ होता है वैसे ही डेथ्स भी होता है। तो भाई डेथ एक काउंटेबल नाउन था और ये अपनी सिंगुलर फॉर्म में था। तो हमने सीखा था क्या, हमने सीखा था जी कॉमन नाउन सिंगुलर फॉर्म कभी भी विदाउट आर्टिकल यूज नहीं होता। कॉमन नाउन सिंगुलर फॉर्म विदाउट आर्टिकल यूज नहीं होता। और यहाँ तो इस नाउन को निश्चित कर दिया, किसकी डेथ हुई है, मोहन के इकलौते बेटे की डेथ हुई है, यानी ये डेथ एक डेफिनेट नाउन थी। तो मैं आर्टिकल क्या लगाता, द डेथ ऑफ हिज ओनली सन मेड मोहन डिसोलेट। ठीक है भाई, उसकी इकलौते बेटे की मृत्यु ने उसे निराश कर दिया। ही फेल हैविली एंड दिस कॉज्ड हिज ग्रेट पेन। कहता है भाई ही फेल हैविली, वो गिर गया और बड़ी जोर से गिरा। सीखने वाली बात क्या मिली, एक वर्ब होती है फॉल, एक वर्ब होती है फेल। फॉल V1 होती है, इसकी सेकंड फॉर्म क्या लगती है जी, फेल। फॉल फेल फॉलन, फॉल फेल फॉलन। लिखूं क्या यहाँ पर, ये कंफ्यूजिंग वर्ब्स होती है, इन पर एरर बनता है, फॉल फेल या फिर फॉलन। और यहाँ पर क्या बनता था जी, फेल फेल्ड, और इसकी V3 भी यही होती है। सीखने वाली बात क्या मिली, सीखने वाली बात मुझे ये मिली भाई कि जब कोई चीज़ अपने आप गिरती है ना, हेयर फॉल होता है, लड़कों को हेयर फॉल होता है, बाल अपने आप गिरते हैं, तो भाई जब अपने आप वो चीज़ हो रही है ना तो यहाँ फॉल लगाओगे, क्योंकि यहाँ पर ना मिट्टी है, यहाँ पर कोई उस चीज़ को करने वाला नहीं है। जब वो चीज़ अपने आप हो रही है, अपने आप गिर रहा है तो फॉल लगाओगे, अपने आप गिर रहा है तो क्या लगाओगे जी, फॉल लगाओगे। ठीक है, वो चीज़ अपने आप हो रही है, अपने आप गिर रहा है तो फॉल लगाए, और जब कोई कर रहा है, कोई गिरा रहा है तो फिर फेल लगाते हैं। कंफ्यूजिंग पेयर होते हैं। ठीक है, एरर क्या बना, एरर बना ही फेल हैवीली एंड दिस कॉज्ड हिज ग्रेट पेन। कहता है भाई बहुत जोर से गिर गया और इसी वजह से ना, दिस मतलब ये जो गिरा है, इस वजह से क्या हुआ, उसे ग्रेट पेन हुआ। तो हिज नहीं, पेन पर उसका पोजेशन क्यों दिखा रहा है, उसको तो दर्द हुआ है। इस कॉज वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ मुझे हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं, मुझे क्या लगाना पड़ेगा, हिम लगाना पड़ेगा। प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट बना दूंगा। ही फेल हैविली एंड दिस कॉज्ड हिम ग्रेट पेन। ठीक है, आगे कहता है व्हेन आई मेट हिम द कपल ऑफ डेज बैक ही वॉज राइटिंग ए न्यू बुक। कहते हैं भाई जब मैं उसे मिला था ना, व्हेन आई मेट हिम, एक तरह से ये एडवर्ब का क्लोज था। कब मिला था भाई, कब की बात कर रहे हैं, जब मैं उसे मिला था। व्हेन आई मेट हिम, कब, द कपल ऑफ डेज बैक ही वॉज राइटिंग ए न्यू बुक, वह एक नई किताब लिख रहा था। तो इसके अंदर ना बेसिक से एरर लगा, द कपल ऑफ डेज नहीं, द कपल ऑफ डेज नहीं, क्योंकि भाई इस कपल को डेफिनेट क्यों कर रहा है, मुझे क्या पता कौन से वाला कपल है, कौन से वाले डेज की बात कर रहे हैं। कोई अनिश्चित चीज़ है, कोई इनडेफिनेट नाउन है, तो फिर यहाँ पर मुझे इसके लिए इनडेफिनेट आर्टिकल का ही यूज़ करना चाहिए।
इनडेफिनेट आर्टिकल लगाना चाहिए, और इनडेफिनेट आर्टिकल लगाना है तो दा को लगा के ए लगा देता। व्हेन आई मेट हिम ए कपल ऑफ डेज बैक ही वॉज राइटिंग ए न्यू बुक। ठीक है, हो जाता। अगला तो बहुत ही आसान था, बचपन में स्कूल में ही पढ़ते आए हैं। द कार्ट वॉज ड्रीवन बाय बुलॉक्स, कि भाई गाड़ी को कौन खींच रहा था, भैंसों के द्वारा गाड़ी को खींचा जा रहा था। पैसिव फॉर्मेशन थी, खुद देखना, ये सब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट था, हेल्पिंग वर्ब थी, वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, और जो सब्जेक्ट था वर्ब का डूअर नहीं, वर्ब के इफेक्ट का रिसीवर था। या फिर यूं समझ जाते कि भाई यहाँ पर एम्फेसाइज मुझे इस ऑब्जेक्ट पर करना था, इसीलिए इसको सब्जेक्ट बनाया। ठीक है, वैसे क्या बनता, वैसे बनता बुलॉक्स ड्राइव दी कार्ट, और ये पैसिव फॉर्मेशन थी, प्रेपोजिशन फिक्स थी, इसके साथ तो बाय प्रेपोजिशन आनी थी, कोई गड़बड़ होनी नहीं थी। अगला सेंटेंस कहता है लेट मी गिव यू डैश, कहता है लेट मी गिव यू डैश। भाई ठीक है, लेट मी गिव यू, आपको पता है क्या, लेट से शुरू कर दिया इसने वर्ड को, लेट से शुरू कर दिया, तो आपको पता था लेट के बाद ना एक ऑब्जेक्टिव केस आया, और उसके बाद जो भी वर्ब आती है वो बेयर इन्फिनिटिव में आती है। सीखा था क्या, लेट बिड हेल्प में के बाद बेयर इन्फिनिटिव, तो देख लो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। लेट मी गिव whom, भाई किसे दूंगा, यू, और क्या दूंगा, वट। लेट मी गिव यू वट, क्या दे रहे हो, यानी मुझे यहाँ पता लगा इस ब्लैंक में ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए। लेट मी गिव यू वट, कोई एडवाइस, और ऑब्जेक्ट कौन बनेगा, नाउन बनेगा या प्रोनाउन, प्रोनाउन का कोई ऑप्शन ही नहीं, बनेगा क्या, नाउन बनेगा। अब देखते हैं जी नाउन को अगर ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या बात होती है। तो आपको पता है क्या, एडवाइस की दो स्पेलिंग होती है, जिसके पीछे एस आता है वो तो वर्ब होती है, और जिसके पीछे सी आता है वो वाली नाउन होती है। तो भाई ऑब्जेक्ट तो कोई नाउन बनेगा, नाउन बनेगा तो वर्ब को तो हटा दो, फिर वर्ब को हटा दो, यानी ये तो वर्ब थी, इसको भी हटा दिया, ये भी वर्ब थी, इसको भी हटा दिया। अब क्या रास्ते बचे, अब दो ही रास्ते बचे, सम एडवाइस या फिर एनी एडवाइस। तो भाई एक बात और सीख लेना, एक बात और सीख लेना कि जो एनी होता है ज़्यादातर नेगेटिव में यूज़ किया जाता है, एनी होता है नेगेटिव में यूज़ किया जाता है, या फिर भाई जब स्पीकर को ना में आंसर चाहिए, तो ये तो एडवाइस देना चाहता है, तो यहाँ पर पॉजिटिव रिप्लाई चाहिए कि हाँ भाई दे, इसीलिए ना सम लगाता, लेट मी गिव यू सम एडवाइस। और एक चीज़ और सीखने वाली मिली, जो एडवाइस थी ना एक अनकाउंटेबल नाउन थी। हिंदी में बोल देते हैं एक सलाह है तेरे लिए, दो सलाह है तेरे लिए, लेकिन इंग्लिश इसे अनकाउंटेबल नाउन मानती है एडवाइस को। हो गया, क्या आंसर था इसका, सी आंसर था। कहते हैं आवर टीचर डैश सेवरल पॉइंट्स बिफोर द एग्जाम, हमारे टीचर ने क्या किया जी, पेपर से पहले बहुत सारे पॉइंट्स को किया। क्या किया होगा भाई, फ्रेजल वर्ब का एरर था, क्लियर आउट। क्लियर आउट का मीनिंग होता है एक्सप्लेन किया, जस्टिफाई किया। ठीक है, फ्रेजल वर्ब तो याद रखनी ही पड़ेगी। क्लियर ऑफ का मीनिंग क्या होता है जी, क्लियर ऑफ का मीनिंग क्या होता है, किसी को कहना कि भाई चले जाओ, किसी को कई बार कहना होना कि चला जा, बस तू अब मेरे सामने मत खड़ा रहे, उस सेंस में ये फ्रेजल वर्ब लगाई जाती है। टू ऑर्डर समवन टू गो अवे, किसी को जाने का क्या दे देना जी, आदेश दे देना, निर्देश दे देना। टू ऑर्डर समवन टू गो अवे। ठीक है, और बात करते हैं क्लियर अवे। क्लियर अवे का मीनिंग क्या था भाई, क्लियर अवे का मीनिंग था रिमूव कर देना। क्लियर अवे का मीनिंग था रिमूव कर देना। भाई मेरे और मेरे दोस्त के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, अब हमने बातचीत से वो अंडरस्टैंडिंग क्लियर अवे कर दी। क्लियर ऑफ का मतलब क्या होता है, चले जाने का आदेश देना। अरे याद तो सीधा ही रख लो, ऑफ का मतलब ही होता है सेपरेट कर देना, और क्लियर का मतलब साफ कर दिया, कहते हैं दूर चला जाए यहाँ से। ऑफ मतलब सेपरेट हो जा, कर लिया याद। क्लियर अवे का मतलब रिमूव कर देना, क्लियर करके अवे चला जा, साफ सफाई करके दूर चला गया, यानी रिमूव कर दिया। क्लियर आउट का मतलब एक्सप्लेन कर दिया। और क्लियर अप का मीनिंग क्या होता है जी, अप का मीनिंग देखो, अप कोई चीज़ होगी, अप कोई चीज़ बढ़ेगी, इसको याद रखना। क्लियर अप, अप मतलब इंक्रीज, तो इसका मीनिंग होता है, मान लो कोई व्यक्ति बीमार है, अब वो कवर कर रहा है, तो इसका मीनिंग क्या होता है जी, इसका मीनिंग होता है टू गेट बेटर। क्या मीनिंग होता है जी, टू गेट बेटर फ्रॉम इलनेस। कोई बीमारी से जब कोई व्यक्ति कवर करता है, उसके स्वास्थ्य में सुधार होता है, उस टाइम पे इस फ्रेजल वर्ब को लगाया जा सकता है। ठीक है, इसका आंसर था डी। आगे पढ़ते हैं। साइमन डैश वेरी पोलाइट एट द मोमेंट बिकॉज ही वांट्स टू मेक ए गुड इम्प्रेशन। कहते भाई साइमन जो है ना वो बहुत पोलाइट है, कब है, एट द मोमेंट, इस मोमेंट पर, इस एट द मोमेंट, बिकॉज ही वांट्स टू मेक ए गुड इम्प्रेशन, क्योंकि उसे कोई गुड इम्प्रेशन बनाना है।
इतनी बात मुझे पढ़ के पता चली कि एट द मोमेंट की बात कर रहा है ना, यानी किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा है, और पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा है तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस टेंस आना चाहिए। कौन सा टेंस आएगा? कॉन्टिन्यूस। और फिर मुझे आगे पता लगा कि क्यों पोलाइट है वो, क्योंकि उसे गुड इंप्रेशन बनाना है, तो भाई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस आना चाहिए, सीधी सी बात है। तो वॉज बीइंग तो हटा ही देते, पास्ट कॉन्टिन्यूस की तो बात ही नहीं करता। हैज़ बीन, बच्चों हैज़ तो क्या थी हमारी? हेल्पिंग वर्ब थी, और बीन क्या थी? वर्ब की थर्ड फॉर्म थी। तो ये तो एक प्रेजेंट परफेक्ट की बात करता। प्रेजेंट परफेक्ट में तो वो एक्शन आते थे जो हाल फिलहाल खत्म होते थे, रिसेंटली फिनिश्ड। तो भाई वो अभी भी तो पोलाइट ही है, वो अभी भी पोलाइट है, ऐसा थोड़ी है। क्यों अभी भी पोलाइट है भाई? क्योंकि खुद ही तो कह रहा है कि उसे अगले लाइन में बोल रहा है उसे गुड इंप्रेशन बनाना है, तो वो उसके पोलाइट होने का जो इवेंट है वो खत्म थोड़ी हो गया, इसीलिए ये वाला ऑप्शन भी कट गया। कंफ्यूजन क्रिएट करी सी ने और डी ने। सी और डी ने बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करी। एक ऑप्शन था इज बिहेविंग का और एक ऑप्शन था इज बीइंग का। एक ऑप्शन था इज बिहेविंग का और एक ऑप्शन था जी इज बीइंग का। तो इसके अंदर सीखने वाली क्या बात मिली? सीखने वाली बात मिली कि भाई पोलाइट है ना, बिहेव नहीं कर रहा। पोलाइट होना उसकी एक स्टेट है, आज के टाइम में वो बहुत दयावान है, तो ऐसा थोड़ी है वो दिखावा कर रहा है, वो उसकी एक स्थिति है। और जब भी ऐसी स्थिति हो ना, ऐसी स्टेट हो, तो उसको बी वाली वर्ब दिखा देती है, बी वाली वर्ब दिखा देती है। मैं आपसे बोलता हूँ, ये लो, ही इज़ वेरी पोलाइट, ये तो बहुत ही पोलाइट है, बहुत विनम्र स्वभाव है इसका। तो ये इसकी स्थिति है ना, इस वर्ब ने दिखा दी। और बात यहाँ पर ये आई कि भाई एट द मोमेंट की बात कर रहा था। मैं आपको समझाने की जो कोशिश कर रहा था, मैं ये बात बताने की कोशिश कर रहा था कि जो पोलाइटनेस थी ना, ये उसकी एक स्थिति है, कोई एक्शन नहीं कर रहा वो, ये उसकी एक स्टेट है। और जब भी ऐसी स्टेट दिखानी हो तो फिर तो भाई बी की फॉर्म ही दिखा देगा, इज बीइंग दिखा देता, इज वैसे ही दिखा देता, और बीइंग इसलिए दिखा दी क्योंकि एट दी मोमेंट दे दिया, मतलब अभी के लिए तो पोलाइट है, आगे पता नहीं, इसीलिए ना इज बीइंग इसका आंसर बनता। ठीक है, 10th में देखो क्या कहता है, इफ आई डोंट डैश एडवांटेज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म देन हाउ डेयर आई बी ए फिल्म मेकर। कहता है भाई अगर इस समय मैंने इस परिस्थिति का, इस प्लेटफॉर्म का वो नहीं उठाया, लाभ नहीं उठाया, तो मैं कैसे एक फिल्म मेकर बन पाऊंगा। तो भाई एडवांटेज के साथ ना इफ आई डोंट टेक, टेक आना था। क्या आना था जी? टेक आना था। क्यों आना था? ये कुछ कोलोकेशंस होती है। क्या होती है जी? ये कुछ कोलोकेशंस होती है। कोलोकेशंस का मतलब ये वर्ड्स ना एक साथ ही यूज होते हैं। देखो इसके अंदर खुद ही तो कह रहा है कोलोकेशंस, एक सेकेंड, ये हो गया लोकेशन, और ये को मतलब टुगेदर, यानी दो वर्ड्स को ना एक साथ यूज किया जा सकता है, उनको कोलोकेशन कहते हैं। भाई एक साथ यूज किया जाता है। जैसे क्या होता है? जैसे होता है मेड के साथ में मिस्टेक को यूज किया जाता है, डू नहीं होता, मेड के साथ में मिस्टेक को किया जाता है। ठीक है, लाई के साथ में टेल को यूज किया जाता है, लाई के साथ में टेल को यूज किया जाता है। स्पीक के साथ में, या भाई यूं बोल दो ट्रुथ के साथ में स्पीक को यूज किया जाता है। अपॉर्चुनिटी के साथ में टेक यूज किया जाता है, अपॉर्चुनिटी के साथ में ग्रैब यूज किया जाता है। इस तरह के वर्ड्स होते हैं, कुछ कोलोकेशंस होती है, कुछ पेयर है भाई जो एक साथ मिलकर ढंग से मीनिंग देंगे। तो उसी तरह इस एडवांटेज के साथ में इसका पेयर टेक था। इफ आई डोंट टेक एडवांटेज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म देन हाउ डेयर आई बी ए फिल्म मेकर, यही बात थी। अगले में क्या कहते हैं? बेस्ट एक्सप्रेस दी मीनिंग, बेस्ट एक्सप्रेस दी मीनिंग। बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग की बात करते हैं। रेस्ट्रिक्ट, रेस्ट्रिक्ट का क्या मीनिंग होता है? अरे इसी रेस्ट्रिक्ट से तो बना रेस्ट्रिक्शंस, रोक टोक लगाना। तो भाई रेस्ट्रिक्शंस और प्रोहिबिट दोनों का सेम मीनिंग है। कर्टेल का मीनिंग होता है कटौती करना। कर्टेल का मीनिंग क्या होता है जी? कटौती करना, अपने खर्चों में कटौती करना, अपनी ज़रूरतों में कटौती करना। याद कैसे किया? मैंने तो इसे रट्टा मारा था भाई, लिंक किया था कि कह रहा है कड़ी के अंदर ना तेल कम कर दो, कड़ी के अंदर अब तेल कम कर दो, खर्चों में कटौती करो, क्योंकि खर्चों में कटौती कर रहा है। तो कर्टेल का मीनिंग होता है कटौती करना। प्रोहिबिट इसका आंसर था। रिटेन का मतलब होता है टू कंटिन्यू समथिंग। रिटेन का मीनिंग क्या होता है जी? टू कंटिन्यू समथिंग। ठीक है, और रिटेल इसी से तो वो वर्ड बना था, रिटेलर वाला, जो थोक विक्रेता होता है, उससे ये वर्ड था। ठीक है, अगला वर्ड आता है एंटीसिपेट। एंटीसिपेट का मीनिंग क्या होता है जी? एंटीसिपेट का मीनिंग होता है अनुमान लगाना। एंटीसिपेट का मीनिंग क्या होता है? अनुमान लगाना। याद करना हो तो लिंक करके याद कर लेना, याद करना हो भाई तो लिंक करके याद कर लेना। एंटीसिपेट, एक सेकंड, एंटीसिपेट,
हाँ, लिंक करके याद कर लेना भाई, मेरे पास कोई तरीका नहीं है। अनुमान लगाना इसका मीनिंग होता है। तो देखो, एक्सेप्ट तो होता है किसी चीज को अपनाना, वो तो सेंस ही नहीं देता। एंटागोनाइज, एंटा इसी में तो दिखता है एंटी, एंटागोनाइज का मतलब होता है विरोधी बना देना, किसी चीज को क्या करना जी, ओपोज करना। तो उस तरह की भी कोई सेंस नहीं देता था। तो ये दो ऑप्शन तो कट गए। दो ऑप्शंस में अच्छे वाली कंफ्यूजन हुई। एक दिखा एक्सपेक्ट, एक दिखा होप, एक दिखा एक्सपेक्ट, एक दिखा होप। देखो, एंटीसिपेट का मीनिंग होता है अनुमान लगाना। अब वो चीज़ अच्छी भी हो सकती है और वो चीज़ बुरी भी हो सकती है। यानी आप किसी चीज़ को एंटीसिपेट कर रहे हो ना, आप किसी चीज़ को एंटीसिपेट कर रहे हो तो वो चीज़ गुड भी हो सकती है भाई और बैड भी हो सकती है। लेकिन होप तो हमेशा अच्छी चीज़ की होती है। कोई बीमार हो, मिलने जाते हम क्या कहते हैं कि उम्मीद करता हूँ तो ठीक हो जाएगा। तो भाई उम्मीद ना हमेशा अच्छी चीज़ की जाती है, बुरी चीज़ की नहीं। हालांकि वो अलग बात है, कोई नेगेटिव पर्सन हो तो वो कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। उम्मीद पॉजिटिव चीज़ की जाती है। एंटीसिपेट में तो गुड भी हो सकता है, बैड भी। तो फिर एक्सपेक्ट दोनों मीनिंग देता। एक्सपेक्ट क्या होता है भाई, अच्छी चीज़ हो रही है तब भी कह दो कि हाँ मुझे उम्मीद थी यार मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, और बैड हो तब भी कि भाई मुझे था थोड़ा थोड़ा शक कि मैं एक आध नंबर से अटक जाऊंगा। तो एक्सपेक्ट दोनों मीनिंग देता है, इसलिए क्या आता है जी, एक्सपेक्ट आता है। और इसी के साथ मुझे एक और वर्ड याद आ रहा है जी, कंजेक्चर। कंजेक्चर, इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, अटकलें लगाना। इलेक्शन वगैरह होते हैं, अभी बंगाल में इलेक्शन हुए तो हम अटकलें नहीं लगाते कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इस तरह की चीज करते हैं, उसे क्या कहते हैं जी, कंजेक्चर। ठीक है, अगला वर्ड है ट्रेमेंडस। ट्रेमेंडस का क्या मीनिंग होता है जी, ट्रेमेंडस का मतलब होता है शानदार, भव्य, एकदम फुल ऑफ ट्रेमेंडस, शानदार है या वो चीज भव्य है। तो ऐसी चीज ओसम हो सकती थी, लेकिन ना आंसर बनता है रिमार्केबल। रिमार्केबल, क्योंकि भाई कोई चीज़ ट्रमेंडस है ना, अगर कोई चीज़ ट्रमेंडस है तो उसको क्या किया जाएगा जी, याद रखा जाएगा, कई सालों तक याद रखा जाएगा, युगों युगों तक। इसीलिए ना ट्रमेंडस का आंसर क्या बनता है, रिमार्केबल बनता। ना तो ओसम में इसका आंसर मानता, कंसीडरेबल भी नहीं और एक्सेसिव भी नहीं। एक्सेसिव होता है कोई चीज़ एक्सेस में होना। आगे कहता है मेटिकुलस। क्या कहता है जी, मेटिकुलस। मेटिकुलस का मीनिंग क्या होता है जी, बहुत ज़्यादा केयरफुल हो कोई काम करने के लिए। अब मेरे को कोई काम करना है, उसके करने के लिए ना 100 तरह के नियम लगा दिए, ऐसे करना है, ये चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ यूँ नहीं होनी चाहिए। मतलब बहुत ज़्यादा एक वो है, प्रीफिक्स तरीका है, उसी तरीके से करता है, उसे क्या कहते हैं जी, मेटिकुलस कहते हैं। तो इसका तो सिंपल सा ये ऑप्शन मिल रहा था, करेक्ट भी नहीं था, क्लीन भी नहीं था, मेथोडिकल, यानी किसी चीज़ को करने के लिए किसी मेथड को फॉलो करता है। पेन स्टेकिंग का मीनिंग क्या होता है जी, बहुत ज़्यादा मेहनती। इसके अंदर ही तो कह रहे हैं, पेन स्टेकिंग के अंदर कहते हैं पेन को टेक करने की हिम्मत है इसके अंदर। क्यों, क्योंकि ये बंदा मेहनती है। और मेटिकुलस का आंसर तो मेथोडिकल था, लेकिन मुझे एक और इसका सिनोनिम याद आ रहा था जी, इसका एक और सिनोनिम था फस्टिडियस। फस्टिडियस होता है हार्ड टू प्लीज। भाई एक बात बताओ, जो आदमी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख रहा है उसको आसानी से आप प्लीज कर ही नहीं सकते, थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई बंदा नाराज हो जाएगा। उस सेंस में मेटिकुलस या फिर फस्टिडियस को यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब आया अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में किसी चीज़ का होना, यानी प्लेंटीफुल। सफिशिएंट का मतलब तो होता है भाई ठीक है मेरा काम चल जाएगा, वो वाली बात नहीं। अबंडेंट का मतलब तो होता है भरपूर है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा है, सिग्निफिकेंट भी नहीं और वाइब्रेंट भी नहीं। याद करने की बारी आई तो इसको लिंक करके याद किया था। कहता है देखो, अब डांस करने वालों की इंडिया में कोई कमी नहीं है। पहले था ना, कोई डांस करता था मम्मी पापा कहते थे पढ़ लेना, ये क्या ड्रामे कर रहा है, लेकिन अब डांस करने वालों की इंडिया में कोई कमी नहीं है। तो इस अबंडेंस को मैंने ऐसे ही लिंक किया था, अब डांस करने वालों की कोई कमी नहीं है, यानी वो कैसे है रे, वो प्लेंटीफुल है। कैसे है, प्लेंटीफुल। ठीक है, आगे देखो, अपोजिट मीनिंग बताने थे। रैपिडली का क्या मीनिंग होता है भाई, रैपिडली का मीनिंग होता है जल्दी जल्दी कर देना, ये तो मेरे सामने सभी को पता होगा। तो इसका एंटोनिम क्या लगता है जी, स्लोली। फर्मली का मतलब होता है दृढ़ता के साथ, दृढ़ निश्चय करके, डिटर्मिनेशन करके कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है। प्रेज, ठीक है, प्रेज का मीनिंग होता है सभी को पता है भाई, तारीफ करना। प्रेज का मीनिंग क्या होता है, सभी को पता है, तारीफ करना। तो स्कोल्ड का मीनिंग क्या होता है, डांटना, आंसर लग जाता है। हेट, नफरत करना। एक्यूज, आरोपी बनाना। हैकल, हैकल का मीनिंग होता है किसी को रोकना। हैकल का मीनिंग क्या होता है जी, बेफालतू के सवाल पूछ के किसी को रोकना। ठीक है, बिना बात की रोक टोक करना। याद कैसे किया, याद ऐसे किया, एक टीचर क्लास में पढ़ा रहा था, एक हमारा शरारती चिंटू बार बार पूछ रहा है
कहता है जी कल आना है जी कल आना है सर कल आना है सर कल आना है, यानी बेतुके सवाल करके रोक टोक कर रहा है, परेशान कर रहा है। इस तरीके से लिंक करो। आगे कहता है मेक। मेक का मीनिंग होता है बनाना, ब्रेक का मीनिंग होता है तोड़ देना, लिबरेट का मीनिंग होता है जी स्वतंत्र करना किसी को, इमांसिपेट भी होता है जी किसी को स्वतंत्र कर देना, बाइंड का मतलब होता है बांधना। तो मेक बनाना और ब्रेक इसका आंसर लगता है तोड़ना। टर्मिनेट का मीनिंग होता है तोड़ देना, टर्मिनेट का मीनिंग होता है तोड़ देना, खत्म कर देना। तो बिगिन का मतलब होता है शुरुआत कर देना। चेंज बदलना, डिपार्ट इसी से तो बना पहुंचना, डिपार्चर। हैसन होता है जल्दबाजी करना, टू डू समथिंग वेरी क्विकली। ठीक है, आगे क्या कहता है, आगे कहता है जी सक्सेसर। सक्सेसर क्या होता है, प्रीडेसर क्या होता है जी, प्रीडेसर। देखो प्रीडेसर तो वो वाला होता है जी भाई, प्रीडेसर होता है जो हमारे पूर्वज हो। इसी के अंदर तो लिखा है प्री, प्री का मतलब जो हमसे पहले आए थे यानी हमारे पूर्वज थे, और सक्सेसर का मतलब होता है जो हमारे उत्तराधिकारी हो। ये एक लड़का है भाई, ये इसके पिताजी है, ये इसका छोटा सा बच्चा है। तो ये जो लड़का है ना, ये जो लड़का है इसके लिए ये जो पिताजी है ये प्रीडेसर है, और जो इसका ये बेटा है ये क्या है, इसका सक्सेसर है, उसका उत्तराधिकारी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लगता, सी लगता। आगे देखो कुछ ईडियम दी थी, कुछ ईडियम दी थी। देखो क्या कहता है, हिज स्पीच फेल शॉर्ट ऑन दी ऑडियंस। मार्क करना रह गया, फेल शॉर्ट। फेल शॉर्ट ईडियम थी। फेल शॉर्ट का मीनिंग क्या होता है भाई, कोई भी इफेक्ट प्रोड्यूस ना करना, फेल शॉर्ट। फेल शॉर्ट। अब भाई फेल शॉर्ट कैसे याद रखो, याद ऐसे रखा, शॉर्ट अगर किसी भी चीज़ की कमी पड़ गई हो, शॉर्ट को लिंक किया था शॉर्टेज से, तो भाई वो चीज़ चलेगी थोड़ी, कोई इन्फ्लुएंस डालेगी नहीं लोगों के ऊपर। तो फेल शॉर्ट का मीनिंग होता है हैड नो इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट नहीं डाला। कॉल फॉर तो हमने फ्रेजल वर्ब की सीरीज में ही कर लिया था। कॉल फॉर का मीनिंग क्या होता है जी, डिमांड करना, कोई एक्सप्लेनेशन मांगना। ठीक है, आगे कहता है देखो एग्जाम में टाइम बचाना पड़ेगा, ये इतना नहीं पढ़ेंगे, फ्रेज सीधी इडियम दिखी, ऑप्शंस उठाएंगे और ऑप्शंस को लगाएंगे, फिर इतना टाइम नहीं होता एक एक चीज़ पढ़े। गेव द गेम अवे। गेव द गेम अवे हिंदी में नहीं कहते क्या कि यार तूने सारा खेल बिगाड़ दिया। मान लो मेरी बहन का बर्थडे था, मैं उसे कोई सरप्राइज देने वाला था, मेरी मम्मी ने रात को पहले ही बता दिया कि तेरे लिए आज कोई सरप्राइज है पर तेरे को बताएंगे नहीं, तो हम क्या कहते हैं कि मम्मी आपने सारा खेल बिगाड़ दिया, यानी गेव द गेम अवे। गेव द गेम अवे का मीनिंग क्या होता है, गलती से किसी सीक्रेट, किसी रहस्य को उजागर कर देना। जो बात छुपा के रखनी थी मैंने गलती से किसी को बता दी, तो इसकी क्या आंसर बनता, गेव आउट द सीक्रेट, गेव आउट द सीक्रेट। ठीक है, आगे क्या कहता है जी, द एक्ट्रेस टुक क्यू फ्रॉम हर ब्रदर एंड बिकम सक्सेसफुल। क्यू फ्रॉम, भाई क्यू से तो सीधा ही पता लग गया, इस क्यू को मैंने लिंक किया था क्लू से। कई बार कहते भी है कोई क्लू दे, कोई क्लू दे, यानी कोई हिंट दे। इसका मीनिंग ही क्या होता है जी, कोई हिंट देना। हर्ट टू हर्ट टॉक का मीनिंग क्या होता है, हर्ट टू हर्ट का मीनिंग होता है बिल्कुल फ्रेंकली बात करना। हर्ट टू हर्ट का मीनिंग क्या है यार, ये एक बंदा है, ये एक बंदा है, ये अपने हर्ट की बातें, अपने हर्ट की बातें इस बंदे से करता है और ये अपने हर्ट की बातें इस बंदे से करता है, यानी दोनों के बीच में दोस्ती जैसा व्यवहार है, दोनों बिल्कुल फ्रैंक है। कोई वो नहीं है कि इससे ये कह दूंगा मेरी बेइज्जती हो जाएगी, इससे बात छुपानी है, बिल्कुल फ्रैंक है। कैसा रिलेशन है, फ्रैंक है। तो हर्ट टू और हर्ट कन्वर्सेशन का मीनिंग क्या होता है जी, एक फ्रैंक टॉक। आगे कहता है भाई यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज द मोस्ट नोटिसेबल क्वालिटी ऑफ इंडिया। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज द मोस्ट नोटिसेबल क्वालिटी ऑफ इंडिया, इसमें बताना था इम्प्रूव करके, वर्ड था जी नोटिसेबल, नोटिसेबल। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है भाई, क्या कहता है, डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं भाई, अलग अलग ट्रेडिशन है, अलग अलग कल्चर है हमारे। तो ये क्या कहता है कि इस डाइवर्सिटी में ही ना हमारी क्या है जी, एकता है, विविधता में एकता। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मीनिंग होता है विविधता में एकता। इसीलिए तो भारत को कहा जाता है, अब कोई इस्लामिक देश है भाई, उसके अंदर क्या होगा, एक ही रिलीजन मिलेगा, मुस्लिम ज़्यादा मिलेंगे, या कोई और कंट्री है उसके अंदर क्रिश्चियन ज़्यादा, लेकिन इंडिया में क्या है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बुद्धिस्ट है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, मतलब अलग अलग कल्चर है यहाँ। तो इसीलिए कहता है कि जो हमारी एकता है ना वो विविधता के अंदर ही है।
तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये पूरा बच्चों, ये पूरा नाउन का फ्रेज, ये पूरा नाउन का फ्रेज मेरा सब्जेक्ट बना। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज, इसके लिए वर्ब क्या है, इज आई, द कोई आर्टिकल आ गया, उसके लिए नाउन आ गया जी क्वालिटी, और इस क्वालिटी के लिए कोई एडजेक्टिव आया नोटिसेबल, और इस एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर दिया इस मोस्ट एडवर्ब ने। रिप्लेसमेंट की बात आई तो ये नोटिसेबल क्वालिटी नहीं है भाई। कोई अंग्रेज वगैरह आ गया हमारे देश में घूमने तो वो इस चीज़ को नोटिस नहीं करेगा, वो इस चीज़ को पहले नोटिस करेगा, लेकिन बाद में ना इस क्वालिटी को याद रखेगा कि यार इंडिया में तो अलग अलग चीज़ें दिखी, हर तरह के लोग दिखे मुझे, तो ये क्वालिटी कैसी है, ये क्वालिटी रिमार्केबल है। नो इम्प्रूवमेंट हटा देना। फेमस या पॉपुलर, क्वालिटी फेमस या पॉपुलर नहीं हो सकती, देश फेमस पॉपुलर हो सकता था, लेकिन क्वालिटी कैसी है जी, रिमार्केबल है। इस चीज़ को सालों तक याद रखा जाएगा कि भारत में इतनी सारी यूनिकता नहीं है, यूनिकता मैंने क्या वर्ड बना दिया, भारत में इतनी सारी विविधता है। ठीक है, 27 में कहता है ही सेड दैट ही सॉ हिम लास्ट ईयर टू डिस्कस दी डॉक्यूमेंट। कहता है भाई उसने क्या कहा, ही सेड दैट। देखो आपने सीखा ही होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होती है, जब दो लोगों की बात किसी तीसरे व्यक्ति को बताई जाती है तब डायरेक्ट इनडायरेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ही सेड, उसने क्या कहा, उसने कहा दैट ही सॉ हिम लास्ट ईयर, उसने उसे पिछले साल देखा था, क्यों, टू डिस्कस दी डॉक्यूमेंट। तो भाई डिस्कस डॉक्यूमेंट को करना था अगर, तो फिर उसे देखा थोड़ी होगा। मुझे किसी से कोई चीज़ डिस्कस करनी है तो मैं उससे क्या करूँगा, मिलूंगा, इसीलिए मुझे क्या लगाना पड़ता, मेट लगाना पड़ता। नो इम्प्रूवमेंट हट जाता, और लास्ट ईयर जो था फिनिश्ड का टाइम था, सीन लगा देता, वर्ब की थर्ड फॉर्म विदाउट हेल्पिंग, वो वर्ब का काम ही नहीं करती। ऑप्शन आए इन दो में, तो सो वर्ब भी गलत लगा रहा था, तो हेड सीन का तो सवाल ही नहीं बनता था। क्या आती आंसर, ओनली मेट आता। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कोई गलती नहीं, सेंटेंस बिल्कुल ओके। किसी बच्चे को लगाओ शेक्सपियर तो एक प्रॉपर नाउन है, शेक्सपियर तो एक प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन के साथ कभी आर्टिकल नहीं आता, हमने तो सीखा था। लेकिन जब कोई महान व्यक्ति होता है ना भाई, तो उसकी क्वालिटीज़ को दिखाया जाता है। जैसे ही इज़ द भगत सिंह ऑफ इंडिया बोल देते हैं, तो भाई कालिदास भी एक व्यक्ति है। इसकी तुलना किससे की गई है, इस शेक्सपियर से नहीं की गई, इस शेक्सपियर के गुणों से की गई है, इसकी क्वालिटी से की गई है। इस कालिदास की तुलना इस शेक्सपियर के गुणों से की गई, और जब ऐसा किया जाता है तो फिर प्रॉपर नाउन के साथ द आर्टिकल लगा दिया जाता है, क्योंकि प्रॉपर नाउन के साथ द आर्टिकल लगा के किसी की क्वालिटीज़ की तुलना की जाती है। तो कह रहे कालिदास जो है ना भाई भारत का शेक्सपियर है, इतना अच्छा कवि है, तो नो इम्प्रूवमेंट इसका आंसर आ जाता, बिल्कुल ओके था। और ए शेक्सपियर नहीं जचता, क्यों नहीं जचता, क्योंकि जब ऐसा करते हैं ना बच्चों, जब ऐसा करते हैं तो फिर दा ही आर्टिकल लगाया जाता है, डेफिनेट आर्टिकल आता है। क्यों, क्योंकि भाई शेक्सपियर वैसे भी प्रॉपर नाउन है, एक प्रॉपर नाउन है, एक डिफाइंड चीज़ है। ये थोड़ी है कि मेरी गली में भी एक शेक्सपियर है, मैं कह दूं कि ये कालिदास जो था ना इस शेक्सपियर जैसा है। नहीं, मैं जिस शेक्सपियर की बात कर रहा हूँ वो एक डिफाइंड है, उसको स्पीकर भी जानते हैं, लिसनर भी जानते हैं। और जब इस तरह की बात होती है ना तो फिर द आर्टिकल लगाया जाता है, डिफाइंड आर्टिकल लगाया जाता है। इसीलिए ना ए आर्टिकल का तो सवाल ही नहीं था, लाइक क्यों लगाता प्रीपोजिशन, और आर्टिकल तो लगाना पड़ता है क्योंकि कॉमन नाउन, क्योंकि नाउन सिंगुलर फॉर्म विदाउट आर्टिकल नहीं आना था, और यहाँ प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहा था तो दा लगाना पड़ता। ठीक है, आगे कहता है ही इज एडिक्टेड टू एल्कोहल एंड एक्सर्ट्स ए बैड इन्फ्लुएंस फॉर हिज फैमिली। भाई वो ना शराब का आदी है, उसे एडिक्शन है शराब की, इस वजह से ना ही वो क्या करता है, एक बैड इन्फ्लुएंस डालता है अपने परिवार के ऊपर। तो अपने परिवार के लिए नहीं, अपने परिवार के ऊपर, इसीलिए यहाँ क्या लगाना पड़ता, ऑन प्रीपोजिशन लगानी पड़ती। ठीक है, बात क्लियर। आगे कहता है देम शूज आर माइन, देम शूज आर माइन। तो मुझे एक बात बताओ ये कैसे बोल रहा है, देम शूज आर माइन। देम तो हमें पता था जी, दे हमें पता था, एक प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। सेंटेंस के स्टार्टिंग में ऑब्जेक्टिव केस क्यों लगा रहा है, शूज एक नाउन है, शूज आर माइन, इतना सेंटेंस भी करेक्ट था, इसीलिए देम ने गड़बड़ की तो नो इम्प्रूवमेंट तो हट गया। शूज आर माइन, शूज के ऊपर अधिकार बताना है, शूज के ऊपर अधिकार बताया। ठीक है, तो इन शूज के लिए ना कोई डेमोन्स्ट्रेट करवाया जाएगा।
शूज़ को डेमोन्स्ट्रेट करवाया जाएगा। तो हमने सीखा था दिस, दैट, दीज, दोज, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है और प्रोनाउन भी है। एडजेक्टिव कब है? जब इनके जस्ट बाद कोई नाउन है, यानी यहाँ पर कोई नाउन है तो मुझे यहाँ पर कोई प्रोनाउन की आवश्यकता नहीं, मुझे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा बस। फिर देर तो नो इम्प्रूवमेंट हट गया क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस नहीं आ सकता। देर तो पोजेसिव एडजेक्टिव था। दिस, दैट, दीज, दोज, तो यहाँ पर क्या लगाता जी? दोज लगाता। दो शूज़ आर माइन, वो मेरे जूते हैं। ठीक है, ये थी आज की डेली डोज। उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करो, नहीं आई तो डिसलाइक करो। कमेंट में बताओ क्यों पसंद नहीं आई। 50 डेली डोज के बाद आपके लिए एक सरप्राइज है डेली डोज के अंदर ही। बीच में इतने सारे दिनों के लिए डेली डोज नहीं आई थी, तो क्या आप सब बच्चों ने पुरानी डेली डोज को, जो 42-43 थी, ऐसा तो मुझे पता है कि ऐसा तो कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसने सारी की सारी कर ली होगी, एक आधी तो हर एक ने छोड़ी होगी। तो क्या आपने उन दिनों में अपनी बची हुई को कवर किया भी था या नहीं किया था? नहीं किया था तो कर लेना भाई, क्योंकि 50 डेली डोज से कुछ अलग करेंगे, कुछ परिवर्तन करेंगे, कुछ और तरीके से सीखा करेंगे। 50 तक हो गया, ग्रामर के फंडे सीख लिए, 50 के बाद थोड़ा और लेवल अब अपना इम्प्रूव करेंगे हम। ठीक है, यही आपके लिए कोई चीज़ है, बताऊंगा क्या है क्या नहीं है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू स्टूडेंट्स।